दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक जो 11 साल का पीरियड मोदी जी की लीडरशिप में भारतवर्ष में गुजरा है, उसमें हमने क्या पाया है, क्या हमने डेवलपमेंट किया है, किन किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है, वो प्रगति कितनी है, इन सभी के ऊपर हम आज मैं अपनी एक स्टडी करके आपके समक्ष उसमें मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। हो सकता है कि मेरे साथ में आपके मतभेद हो, तो आप मुझे डेफिनेटली अपने कमेंट्स दीजिए और कमेंट के साथ साथ आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं और मेरे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कि भारतवर्ष के 11 साल, स्वर्णिम युग के 11 साल अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक बनाए हुए हैं 25-26, जिसके अंतर्गत मैं इसको आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहली बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। मोदी जी 2013 में जब वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने तो पूरे भारत में उनकी तरफ भारतवासियों का काफी आकर्षण था और वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और इसीलिए 30 साल के बाद में एक स्पष्ट बहुमत, एक क्लियर कट मेजॉरिटी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसके लीडर चुने गए नरेंद्र मोदी जी, और वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद निरंतर लगातार ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही है। मोदी 1.0 में, फिर उसके बाद 2019 में मोदी 2.0 में, फिर उसके बाद 2024 में मोदी 3.0 में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मोदी 4.0 2029 में चलेगा। तो ये जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है, ये डिपेंड करता है लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे, लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी पे, लीडरशिप की ट्रांसपेरेंसी, और फिर कि जो वो बोल रहे हैं उसको कर भी रहे हैं, और जो वायदा उन्होंने पब्लिक के साथ किया है वो उसको कर भी रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारतवर्ष में आई, और ये बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि उससे पहले 2014 से पहले 30 सालों में हमेशा फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही आया है, और उससे पहले अपोजिशन था ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस थी। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज जो नरेंद्र मोदी जी लाए, जो उनका व्यक्तित्व, लीडरशिप, वो लाया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफी पॉइंट लिए, वो है सिविलाइजेशनल रेनाइसेंस। जो हमारा एक सिविलाइजेशन का जो वैल्यू एसेट सिस्टम है, उसमें जो हमारा जो प्राइड है पास्ट का, उसको रिवाइव करना। हमने अब ये सोचा था आजादी के बाद में कि हम एक कॉलोनियल माइंडसेट पे थे, अंग्रेजों के पीछे चल रहे थे, या वेस्टर्न का जो माइंडसेट है वो हमने बोरो कर लिया था, और जो हमारी अच्छाई है, जो हमारी हजारों साल की जो एक सिविलाइजेशनल एसेट वैल्यू सिस्टम है, और ये सबको विदित है कि हमारी ही सिविलाइजेशन हिंदू और एक तरीके से सनातन धर्म की जो सिविलाइजेशन, उसका हजारों साल पुराना जो हमारा है सिविलाइजेशन है, और इसी तरह से हम ये सिविलाइजेशन सरवाइव कर पाई ही, और सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमने वेद लिखे, वेदों में क्या हुआ, पुराण में क्या हुआ, और उसके बाद भी जो हमारे बहुत से ग्रंथ हैं उपनिषद से,
पुराण हैं, जो हमारे महर्षियों ने अपनी तपस्या करके, एक्सपीरियंस से और ज्ञान जुटाकर, क्योंकि भारतवर्ष जो है ज्ञान का भंडार था और हम विश्व गुरु थे ज्ञान। हमारे यहाँ पर पूरी तक्षशिला और इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है ना हमारे पास में थी, जहाँ से विश्व के सारे लोग आया करते थे। तो एक तरीके से फिर ये रिवाइवल हुआ है कि हम अपने संस्कारों में, अब अपनी आस्था में, अब अपने सनातन धर्म में, और जो हमारा एक सिविलाइजेशनल एसेट वैल्यू सिस्टम है उसका रिनाइसेंस भारतवर्ष में हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद में ये सबसे बड़ी चीज शुरू हुई 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी के, कि हमने अपना जो खोया हुआ विश्वास था हजारों साल से, क्योंकि जब से इन्वेडर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे कहीं हमने वो विश्वास खोया, वो यूनिटी का, अपनी डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो हमारे बहुत ही ऊंचे संस्कार और जो हमारा एक तरीके से वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ लीडिंग द लाइफ और एजुकेशन सिस्टम, हम उसको छोड़कर वो दूसरी तरफ सोच रहे थे। अब उसके बाद में देखिए आपने, तो ये मैं कहूंगा अवेकनिंग आफ्टर ए मिलेनियम स्टार्टेड अंडर ए लीडर जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया, जिसने अपने आप में सारी चीज सीखी, सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पूरे विदेशों में भी भ्रमण किया, और सारे एक्सपीरियंस को लेकर बड़े मैच्योरिटी के साथ में एक कमिटेड लीडर जिसकी भारतवर्ष को खोज थी इंडिपेंडेंस के बाद में, वो एक शुरुआत हुई। तो अवेकनिंग ऑफ भारत स्टार्टेड फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। उसके बाद में मैं कहूंगा कि देखिए, एक जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट था, जो हम एक सिर्फ बखान करते थे अपनी हिस्ट्री में, उसमें इन्वेडर्स के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, अपने लोगों को भूलकर, वो सारी चीजें चेंज होने लगी। अब उसके बाद में देखिए आप, ये चीजें चेंज हुई क्योंकि हम एक बहुत दिनों के बाद में जो ड्यू था वो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, उसमें हिस्ट्री को दोबारा से लिखाया गया, उसमें भारतवर्ष के जो वीर योद्धा और जो भारतवर्ष के हुए हैं अब उनके ऊपर पूरा फोकस किया गया है, इन्वेडर्स को उसमें से हटाया गया है, और जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट था एक हिस्ट्री लिखने में उसको दूर किया जा रहा है। तो हमारे युवा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वो उस पर प्राइड कर सके कि हमारा कितना महत्वपूर्ण, कितना गौरवशाली इतिहास है, कितना गौरवशाली हमारी परंपराएं, संस्कार हैं, कि हम पूरे विश्व गुरु थे। तो दोबारा से इसके लिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए, और उसके साथ साथ उसको सभी तरीके से वोकेशनल एजुकेशन से, ऑन जॉब ट्रेनिंग से, स्किलिंग से, री स्किलिंग से और फर्दर अप स्किलिंग से उसको जोड़कर हमने उसको लागू किया है। उसके बाद में आप देखिए अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो दोस्तों आप सभी आप देख सकते हैं, गूगल पर स्टडी कर सकते हैं, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भारतवर्ष के पढ़ सकते हैं कि 2014 में भारतवर्ष पहले लास्ट के जो एक 5 मोस्ट फ्रगाइल इकोनॉमीज थे उनमें से हम एक थे। आज हम 11 साल के अंदर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। हमने 7-8 साल में अपनी इकोनॉमी को हम डबल कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और इस पीरियड के दौरान हमारे सारे माइक्रो पैरामीटर्स, हमारे सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स वो बहुत ही सुदृढ़ हैं, और इसको सिर्फ हमारे लोग ही नहीं, या गवर्नमेंट ही नहीं, या भारतीय जनता पार्टी या लीडरशिप ही नहीं कहती है, बल्कि IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड की जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं वो सभी इस बात को मानकर चल रही हैं। आज हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% से भी नीचे है, 3.7 के आसपास है, और शायद इस महीने में तो 3.5 है। इसी तरीके से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 3% पे आ गया है। इसी तरीके से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हमारा 4.5 जो हमने लास्ट बजट में पेश किया है उसी के अकॉर्डिंग है। आज देखिए हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो
दे आर नियर अबाउट 696 बिलियन यूएस डॉलर्स, वो हैं करीब 700 हो जाएंगे। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब जो है 800 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब टच कर रहा है। तो आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्दी ही 1-1.5 साल के अंदर ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड लगातार हम उस पे बन रहे हैं और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो डेफिनेटली 6.5 और 7% से ऊपर जा रही है। ये दूसरी बात है कि विकसित भारत की तरफ हम जब चल रहे हैं तो हमें इस ग्रोथ रेट को कम से कम 8% से ऊपर लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारी जो आज इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी, बड़ी सुदृढ़ इकोनॉमी की जो नींव वो हमने डाल चुकी है। और आपने देखा होगा कि यूपीए टाइम में जो करीब 33.4 मतलब 33.4 लाख करोड़ जो यूपीए के टाइम में कॉरपोरेट को जो लोन दिया था, जिसकी वजह से काफी एनपीए हुए, अब उन बैंक को भी गवर्नमेंट ने सारी चीज काफी करीब 15 से 16 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो राइट ऑफ करके किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर लिया है। और उसके शौक को भी हम जो है ना, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 में ये जो कॉर्पोरेट लोन दिए थे, बैंकिंग लोन व्यवस्था और द बिगेस्ट स्कैम यू कैन कॉल इट, किस तरीके से लोन वितरण हुए थे बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के, उन सबको भी हमने इसमें कर लिया है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ये ही नहीं किया, हमने करीब 27 करोड़ लोगों को जो है वो पॉवर्टी से ऊपर उठा के उन्होंने नियो मिडिल क्लास जो है ना ज्वाइन कर लिया है। तो आप देखेंगे कि अब हमारी जो पॉवर्टी की परसेंटेज है वो डबल डिजिट से नीचे सिंगल डिजिट में आ गई है। एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट 2-3 years विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड हमारी जो पर कैपिटा जो हमारी जीडीपी है वो 4.1 यूएस डॉलर्स ट्रिलियन के करीब हम पहुंच गए हैं। और हमारे जो एक तरीके से जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो हम चाह रहे हैं कि जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तो उसके साथ साथ हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी जो है ना वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के हो जाएं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फिर भारतवर्ष में जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है इकोनॉमी में वो और फास्ट चलेगा और वो डेफिनेटली हम डबल करते जाएंगे अपनी जीडीपी को एवरी 6 years। तो दैट्स व्हाट इज माय प्रेडिक्शन। और मैंने ये भी कहा है अपनी बुक्स में कि भारतवर्ष डेफिनेटली बाय फाइनेंशियल ईयर 2038 और 39 में 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएगा। और डेफिनेटली 2047 में जब हम विकसित भारत बनेंगे तो हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली यूएस डॉलर्स 38 ट्रिलियन के आसपास होगी। और इसमें मैंने सभी रिस्क फैक्टर लगाए हैं, सारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस लगाए हैं, सारी स्ट्रेटेजी को लगा के, और जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी को लगाकर ये मैंने प्रेडिक्शन की है। और मेरा मानना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2027 में बन जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आता हूं सोशल एंड पीपल्स एम्पावरमेंट। ठीक है, हाँ, उससे पहले मैं एक और बात कहूंगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आज हमारे शेयर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो हमारी जीडीपी से भी आगे दौड़ रही है और वो नियर अबाउट जो है ना 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स ऑलरेडी टच कर गई है। और मेरा मानना है कि ये आगे ही इस तरीके से चलेगी और इसका एक रिपल इफेक्ट होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें भी आएगा। और यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी किस तरीके से बढ़ रहा है। पहले कुल 50-60 कंट्रीज से हमारे जो है ना एफडीआई होती थी, अब 130 कंट्रीज जो है ना वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में हो रहा है। तो ये तभी संभव है जब सभी को पता है, पूरे देशों को, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो बहुत ही सुदृढ़ है। हमारे जो मैक्रो एंड इकोनॉमिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है। और हमारी जो है ना वो हमारे
इंडिया के अपने इंटरनल कंजम्पशन एंड डिमांड पे वो नियर अबाउट 60 to 65 डिपेंड करती है। तो ये हमारी बहुत ही एक रोबस्ट फाउंडेशन जो है ना वो लेकर दी है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी टीम ने। और ये अब जो है ना भारतवर्ष को डेफिनेटली पहले सेल्फ रिलायंट नेशन बाय 2035 लेके जाएगी और फिर उसके बाद में विकसित भारत 2047, एज आई सेड 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी, एंड बाय 2075 विल बी नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली। तो इसके बाद में मैं ले रहा हूं सोशल एंड पीपल्स। यदि आप देखें कि 120 मिलियन लोग, 12 करोड़ लोगों को हमने टॉयलेट बनाए हैं, 4 करोड़ गरीबों के जो है ना पक्के घर बनाए हैं, करीब 110 मिलियन लोगों को जो है वो फ्री गैस एलपीजी दी जा रही है, करीब 850 मिलियन लोगों को जो है ना वो फ्री राशन दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसका बहुत ही प्रभाव, उनके हाथ में जो पैसा है वो बच्चों की एजुकेशन और उन चीजों में उनकी तरफ बढ़ा है। क्योंकि ये राशन की जो हेल्प उनको हुई है ये एक बहुत बड़ी हेल्प है, जिसकी वजह से जो पैसा वो राशन में लगाते थे वो बच्चों की एजुकेशन में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसका फर्क ये पड़ा है कि ग्रामीण व्यवस्था में किसान को मजदूर के जो हैं वो दाम जो है ना वो काफी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो गरीब हैं और जो था उनको इससे काफी मदद मिली है अपने वे ऑफ एक्सपेंडिचर और वे ऑफ लाइफ स्टाइल, और उसका हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ा है। मैं बाद में हेल्थ में भी आऊंगा कि क्या उसका प्रभाव पड़ा है। और इन सब से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी है तो नेशनल प्रोडक्टिविटी पे उसका प्रभाव आया है। एक हेल्दी व्यवस्था हमारी जो है ना बनी है। तो ये सब स्कीम, फिर उसके बाद जो है ना करीब 48 करोड़ लोगों का, 480 मिलियन पीपल्स का जो जनधन अकाउंट खोला गया, और फिर जनधन अकाउंट से जो है ना जैम से जनधन अकाउंट, देन आधार जैम JAM, एंड देन मोबिलिटी, इन सबको जोड़कर जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, और वो भी करीब 45 लाख करोड़ का अब तक जो है ना दिया जा चुका है इन 11 सालों में। तो जो हमारे गरीब भाई थे उनका किस तरीके से जो ना सोशल स्कीम के थ्रू, और उसमें सारी जो लीकेजेज हैं वो समाप्त करी हैं, और लीकेजेस को समाप्त करने से जो 3 लाख करोड़ के करीब जो है ना पैसा बचा है। जितने फिक्सिशियस राशन कार्ड थे, जितने फिक्सिशियस बोगस दूसरे जो कार्ड थे, जो 3 लाख फिक्सिशियस कंपनी, शेल कंपनीज थी, उन सबको सिस्टम से बाहर कर और जो इन सारी लीकेजेस को जो प्लग किया है इससे बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जो है ना मनरेगा का जो प्रावधान है उससे एक निश्चित एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो रूरल इलाकों में किया गया, बाद में इसको अर्बन में भी एक्सटेंड किया गया। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव जो है ना, तो एक तरीके से जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है, जो एक तरीके से लोग गरीब जो हैं फिर उनको मुद्रा स्कीम दी गई, जहां पर कोलेट्रल फ्री लोन उनको कराए गए, माइक्रो फाइनेंस जो है ना उनको हुआ। अब उनकी डिजिटल हिस्ट्री हो गई है। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन ने जो डीबीटी और ये किया है, इसमें हमारा जो सोशल है और एक तरीके से जो पीपल्स एम्पावरमेंट हुआ है स्पेशली गरीब लोगों का, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे जो है ना हमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी जो है ना वो डबल से भी ज्यादा हो गई है 11 सालों में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो है ना इन 11 सालों में देखा गया है, और जिसकी वजह से अब हम अग्रसर और तेज गति से हो रहे हैं कि हम जो है ना डेफिनेटली विकसित भारत बनेंगे। अब दोस्तों मैं आता हूं अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नेंस। जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेल्फ एग्जाम्पल, करप्शन को कहीं पे भी, पूरी जितनी भी टॉप लीडरशिप है या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भी स्कैम का नाम 11 सालों में नहीं आया है, और जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है, अकाउंटेबल गवर्नेंस है, उसको दिया गया है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें पारदर्शिता लाई गई है, और बहुत ही जो बिजनेसेस हैं वो जल्दी जल्दी जो है ना हमारे हुए हैं। और जब आपने देखा होगा कि इस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटी से
क्या हुआ है कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या जितने भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया है, वो बहुत ही इफेक्टिव काम जो है वो ग्रास रूट पर कर रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो डिस्ट्रिक्ट पीछे पिछड़े हुए थे, अब वो विकास के दौर में वो उन अग्रणी डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए हैं जो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से बॉर्डर के जो गांव हैं उनको पहला गांव का उसको घोषित करके अब उसके साथ साथ जो उनमें व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से उनका डेवलपमेंट आगे बढ़ा है, ये भी बहुत बड़ा एक जो है ना उसका हमारे डेवलपमेंट में और भारतवर्ष में बहुत ही प्रभाव उसका देखने को मिला है। अब आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भारतवर्ष करीब जो है वो 10 से 11 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रोड बनाने में, एविएशन में, नए एम्स बनाने में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने में, IIMs बनाने में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स कितने किए गए हैं, नई मेट्रो लाइन्स आ रही हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट है, किस तरीके से वाटर रूट्स को किस तरीके से बिजनेस के लिए और मैरीटाइम ट्रेड के लिए खोला गया है, किस तरीके से नंबर ऑफ पोर्ट्स है। तो देखिए आप जो है ना एक 1.2 ट्रिलियन के आसपास जो है ना US डॉलर्स जो है ना हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और जिसका प्रभाव ये पड़ा है कि आज हम रोड में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा हमारे पास नेटवर्क है। 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम जो रोड एंड हाईवेज बना रहे हैं, और जो हाईवेज की जो हमारी जो 60,000 किलोमीटर्स बने थे 2014, वो करीब अब 1,40,000 किलोमीटर्स के आसपास जो है ना वो बन गए हैं। तो इसी तरीके से एविएशन के यदि आप देखें तो 72 एयरपोर्ट थे, 70 एयरपोर्ट 2014 में वो करीब बढ़ के 148-150 के आसपास हो गए हैं। मेट्रो 23 सिटीज में जो है ना वो मेट्रो हमारी शुरू हो गई हैं। तो ये कितना बड़ा बदलाव है। हमारे जो एविएशन को जो मोदी जी का सपना था कि चप्पल पहनने वाले लोग भी उड़ान में करें, तो वो उड़ान योजना जो भारतवर्ष ने करी है उसमें कितने लोग जो है वो आज हमारे एरोप्लेन से उड़ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एजुकेशन का मैंने और स्किल डेवलपमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि NEP लेके आए, उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट से करीब हमने 1.5 करोड़ लोगों को स्किल किया है लास्ट ईयर ही। और इस तरह से स्किल डेवलपमेंट और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का जो है ना वो सभी सेक्टर में प्रावधान किया गया है, और वो पूरे विश्व को भी ध्यान में रखकर हम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भी हम स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं। वोकेशनल को स्किलिंग और स्किलिंग को एजुकेशन से, फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो और स्किलिंग का जो एक बजट है एलोकेशन, उसको भी कई गुना उसमें वृद्धि करी गई है इसी तरीके से एजुकेशन के बजट में। तो उधर भी बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एकलव्य स्कूल बढ़े हैं, सैनिक स्कूल्स नए आए हैं 100, और मिलिट्री एजुकेशन में गर्ल्स का जो है ना वो सैनिक स्कूल में भी, और एनडीए में विमेन का एक बैच पास आउट हो चुका है। तो विमेन एम्पावरमेंट का मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। अब आइए आप हेल्थ एंड वेलनेस। तो आज हेल्थ और वेलनेस को साथ साथ लेकर भारतवर्ष में सबसे बड़ी योजना जिसका फायदा ऑलरेडी करीब 45 करोड़ लोग 450 मिलियन पीपल ले चुके हैं, वो है 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो गरीब लोगों को दिया जा रहा है आयुष्मान स्कीम में। और जितने हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं जो 70 साल से ऊपर हैं उनको भी फ्री 5 लाख का दिया जा रहा है। तो उसमें 5 करोड़ और करीब 50 करोड़ लोग, तो आप देखिए कि कितनी फैमिली जो है वो फ्री एजुकेशन, और जब उनका 5 लाख रुपया साल में अपने हेल्थ की तरफ खर्च करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए बच रहा है, तो उनका वो क्वालिटी एक्सपेंडिचर अपने बच्चों को शिक्षा देने में और अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाने में, और उनके ऊपर जो स्ट्रेस था, बोझ था, उसको कम करने के लिए हुआ है। इसी तरीके से उसका फर्क मिडिल क्लास में पड़ा है। तो एक तरीके से नॉट ओनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट एक वेल बीइंग आम हिंदुस्तानी की जो है ना वो बढ़ रही है, ये मेरा कहना है। अब इसके बाद मैं आऊंगा आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज। आपने अभी देखा होगा
कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व को आश्चर्यचकित ही नहीं, एक तरीके से वो सभी आश्चर्य में पड़ गए हैं, वो सरप्राइज हो गए हैं कि इंडिया ने क्या किया है। जिस तरीके से हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस वेपन्स, प्लेटफॉर्म, मिसाइल्स, और किस तरीके से हमने उनका इंटीग्रेशन किया है, किस तरीके से IDCCS, इंडियन डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है ना हमने किया है, और किस तरीके से उनको इंटीग्रेट किया है, उसने आपको देखा होगा। और ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन पे ट्रायड है, जहां पर हम एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से अपने न्यूक्लियर वेपन, कन्वेंशनल वेपन जो है ना वो 7 से 8 हजार किलोमीटर दूर छोड़ सकते हैं, और उस न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र के नीचे की सतह पर कोई भी उनको नहीं देख सकता। जो हमारी इंटीग्रेटेड मिसाइल्स हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये ब्रह्मोस हैं या एस्ट्रा है या आकाश तीर है, ये सभी सिस्टम जो हमारे हैं, या जिस तरीके से हमने IAF में जो है ना अपने चिनोक और अपाचे एंड राफेल को हमने उसमें लिया है, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, जिस तरीके से स्टेल्थ शिप बनाए, फ्रिगेट, बड़े बड़े डेस्ट्रॉयर, तो सभी क्लास के शिप्स जिस तरीके से हम बना रहे हैं, तो हम अपनी आत्मनिर्भरता को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा रहे हैं। और इसका यही कारण है कि हम अपना नेविगेशनल सिस्टम भी हम अपना यूज कर रहे हैं, तो हमने पूरा आश्चर्यचकित पूरे विश्व को कर दिया है। और चाइना का जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में फेल हुआ है, जिस तरीके से उनके फाइटर जेट्स फेल हुए हैं, जिस तरीके से उनकी मिसाइल्स डेड मिसाइल में साबित हुई हैं भारतवर्ष के खिलाफ, तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव पूरा विश्व देख रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी पावर और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरीके से बैफिल्ड है, आश्चर्यचकित है कि भारतवर्ष ने 11 साल की प्रोग्रेस में अपनी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से, अपनी R&D से, अपने डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने, सबको इंटीग्रेट करते हुए और तीनों फौज को इंटीग्रेट करते हुए किस तरीके के जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक वेपन प्लेटफॉर्म बनाए, किस तरीके से ड्रोन बनाए, किस तरीके से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बनाए, किस तरीके से सैटेलाइट किलर टेक्नोलॉजीज को बनाया, किस तरीके से अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स बनाए हैं, किस तरीके से ड्रोन्स बनाए हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स बनाए हैं। तो ये एक बहुत ही, और किस तरीके से हमारे पास में शक्तिशाली रडार हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी दूर से ही पकड़कर उसको गिरा देते हैं। तो ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज में जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज 11 साल में करीब डबल हो गई हैं, और जो वो डिफेंसिव एज वेल एज द अटैकिंग कैपेबिलिटीज जो है ना वो नए हथियार हमारे पास में आ गए हैं। अब उसके बाद में मैं लूंगा फार्मर्स हैंड होल्डिंग। जिस तरीके से फार्मर्स को जो है ना किसान निधि के तहत जो है ना उनको दी गई है, खाद पे उनको जो है ना जिस तरीके से सब्सिडी दी जा रही है, इसी तरीके से उनको जो है ना क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जा रहा है, और उसमें भी संख्या मिनिमम SSP काफी क्रॉप जो है ना उसमें ऐड कर दी गई है। जिस तरीके से मछली पालन को, दुग्ध पालन को, इन सभी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और सॉइल टेस्टिंग लैब जो है ना लाखों के करीब खुल गई हैं। हर एक गांव में कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर बना दिए गए हैं। तो ये सब जो है ना इसी तरफ योगदान कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्रीन एनर्जी में हमने जो सोलार में किया है वो 500 गीगावाट का हमारा जो संकल्प है उसको हम अचीव कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने न्यूक्लियर एनर्जी का जो रखा है वो 100 गीगावाट का रखा है बाई 2070, जब हम जो है ना अपना संकल्प करेंगे कि हम नेट जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर न्यूक्लियर में हम SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी लेकर आ रहे हैं। उधर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का भी हमारा जो है ना वो टेस्टिंग हो रही है, उसमें लोडिंग, फ्यूल लोडिंग हो गई है, और उसका इनॉग्रेशन भी जल्दी ही होने वाला है। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे AI मिशन हो, क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया हो,
या ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ हों, या डाटा सेंटर हों, या जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, उनके लिए हमने जो है ना अलग अलग मिशन बनाए हुए हैं और वो मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं। रोड हाईवेज का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आज हमारे पास में, करीब 68 लाख किलोमीटर की रोड एंड हाईवेज हमारे पास में है। आज हमारे हाईवेज ऐसे हैं जिसपे हमारे फाइटर जेट उतर सकते हैं और वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं काफी जगह। इसी तरीके से एविएशन का मैं आपको बता चुका हूं। स्पेस प्रोग्राम का कितने हमने सैटेलाइट छोड़े हैं, 100 सैटेलाइट एक ही बार में छोड़े हैं। किस तरीके से हमने चंद्रमा के, हमने मून पे किस तरीके से लैंडिंग की है, वो भी सदर्न रीजन में। तो हमारे स्पेस प्रोग्राम, और स्पेस प्रोग्राम में जो हमारा एक तरीके से स्टार्टअप आए हैं, जो नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, इसी तरीके से हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो प्राइवेट प्लेयर्स और जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज वो डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे गेम विनिंग है जो है हमारा। इसी तरीके से हम इनोवेशन इंडेक्स में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जिस तरीके से ये जो डूइंग बिजनेस में हमने छलांग लगाई, तो इनोवेशन में और पेटेंट फाइलिंग में हम 3rd प्लेस पर आ गए हैं, और क्वालिटी हम IPR कर रहे हैं। इसी तरीके से R&D में हमारा प्राइवेट प्लेयर भी R&D में एक्सपेंडिचर, और हमने भी अपना एक्सपेंडिचर जो है ना वो DRDO में 10% से बढ़ा दिया है। और इसी तरीके से रिसर्च में हमने यूनिवर्सिटीज में, NEP में भी प्रावधान किया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में जाएं और वो हाई क्वालिटी की रिसर्च जो है ना वो कर सकें। तो एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है ना वो आज R&D में हो रहा है, और नए नए स्टार्टअप जो है ना वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और आर्मामेंट में आ रहे हैं। और हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, आज हमारी चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, वो सभी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही हैं। और निसंदेह हम जो है ना 23 से 25% ऑफ आवर GDP विल बी फ्लोइंग आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड शॉर्टली विल बी द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हमने PLI स्कीम, मैरीटाइम ट्रेडर में ट्रेड के लिए भी हमने यहाँ पे मर्चेंट वेसल्स को बनाने के लिए एक PLI, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम। इसी तरीके से जैसे हमने नए नए पोर्ट और पोर्ट का जो कैपिटलाइजेशन और जो उनकी कैपेसिटी हमने पोर्ट्स की बढ़ाई है, और जो अपने एक तरीके से हमने जो अपना एक्सपेंडिचर जो करा है अपनी सप्लाई चेन पे, जो कम किया है, रोड बनाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर। इसी तरीके से हमने जो है ना डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो लीप ले रहे हैं, एंड विल बी द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब शॉर्टली। इसी तरीके से हमारे जो है ना फ्री ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स जो है ना गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया है। तो अब हम एक तरीके से सिंगापुर या और जो ग्लोबल इस तरीके से ट्रेड सेंटर हैं, तो उन्हीं की बराबरी करने के लिए वहाँ पर करीब 39 डिफरेंट पूरे वर्ल्ड की जो है ना बैंक्स वहाँ पर आ गई है, और शुरू हो गया है इस पे जो है ना एयरक्राफ्ट लीजिंग, मर्चेंट शिप्स, वेसल्स लीजिंग, ये सब वहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हम 2nd स्थान पर आ गए हैं, और 1 लाख से ऊपर हमारे जो है ना स्टार्टअप हैं। 125 के आसपास जो हैं वो करीब हमारे यूनिकॉर्न हैं, और उसमें काफ़ी यूनिकॉर्न जो है ना वो काफ़ी और ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न की। तो शॉर्टली विल बी क्रॉसिंग 200 स्टार्टअप, दोज विल बी द यूनिकॉर्न। इसी तरीके से आप देखेंगे कि PSU हमारे जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं वो बहुत ही रिमार्केबली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और हमने सारे जो है ना मॉडर्नाइजेशन और रिवैम्पिंग करी है ऑर्डिनेंस डिपोज की, उनको 7 प्राइवेट कंपनीज में हमने चेंज कर दिया है। तो उनकी भी परफॉर्मेंस पूरी, और एक इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस, वो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ में वो काम कर रहे हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी चीज है, जो एक अवेकनिंग जो लीडरशिप हमारी है, जो एक हमारे जो लीडर 8 सालों से लगातार जिनकी अप्रूवल रेटिंग 76
परसेंट 75%, और वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर, वर्ल्ड के मोस्ट फॉलोइंग लीडर ऑन सोशल मीडिया हैं। उन्होंने अपनी एक पर्सनल एग्जाम्पल हमारे सामने करी है कि उन्होंने भारतवर्ष के हजारों साल की गुलामी की जो सोच थी, जो 200 साल से ऊपर की जो है ना एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट था, अब उसको बाहर फेंक दिया है और हम अपने सिविलाइजेशनल असेट वैल्यू सिस्टम को साथ साथ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन को, और जिस तरीके से उसमें सेल्फ रिलायंस लेकर हम काम कर रहे हैं, तो हमारी आज लीडरशिप भारतवर्ष में तो है ही सबसे पॉपुलर, पर पूरे विश्व में भी सबसे पॉपुलर है और उनकी पॉपुलैरिटी भारतवर्ष में और बढ़ती जा रही है। तो ये कारण है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये बनी रहेगी, और ये रोबस्ट फाउंडेशन एक विकसित भारत की बन चुकी है। और आगे और मोदी जी 4.0 में 2029 में फिर जीत कर आएंगे एक तरीके से पूरी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ में, और भारतवर्ष को और तेज गति से विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। यूथ और विमेन एम्पावरमेंट, आज हमारी महिलाएं जो है वो फौज की हर विंग में, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, सैनिक स्कूल हो, या और एकेडमीज में और ब्रांचेज में तो पहले से ही थी। इसी तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से बोर्ड में, कंपनीज के बोर्ड में लाकर उनका जो है ना सशक्तिकरण किया गया है, वो एक अद्भुत अपना रोल जो है ना भारत की इस विकास धारा की ओर कर रही है और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान कर रही है। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपना G20 में आह्वान किया है एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप के लिए, तो भारतवर्ष आज जो है वो किसी का पिछलग्गू नहीं है। बड़ी निर्णायक एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल निश्चित एक पॉली, जहां पर वो इंडिया फर्स्ट को देखता है और फिर देखता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो अपना जो हमारा हजारों सालों की पुरानी परंपरा है, वासुदेव कुटुंबकम, एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली और द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम उसी में विश्वास रखते हैं। भारतवर्ष पीस, प्रॉस्पेरिटी और सभी के लिए लाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम कामना करते हैं। और उसके साथ साथ जब हम ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में भी हमारा सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इसी तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें भी हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह से उभरे हैं। तो हमारे जो लीडरशिप है उसने अपनी एक एग्जाम्पल, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड ही हैज गॉट ए विजन with his foreign policy. He has got a vision for the world prosperity and how to establish the peace. तो भारतवर्ष अपने विकास की एक नई धारा को, भारतवर्ष एक नए इतिहास को लिख रहा है। भारतवर्ष ने जिस तरीके से एक निर्णायक स्थिति, निर्णायक अपनी डिफेंस पॉलिसी को सामने रखा है पाकिस्तान के, कि कोई भी टेररिस्ट अटैक, और या इसको सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और ये पाकिस्तान की लीडरशिप और उनकी मिलिट्री लीडरशिप को माना जाएगा और हम इसमें करेंगे। तो हमने ये संदेश पूरे विश्व को दे दिया है। और हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं, जिस तरीके से हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है नया भारत। भारतवर्ष एक विकास की धारा में नए पैमाने जो है ना वो निश्चित करता जा रहा है। और मेरे जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, और पूरा भारतवर्ष इस डेवलपमेंट में आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यदि ये मेरा चैनल, आपको ये कंटेंट पसंद आए हैं तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।